Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief what we will be doing today. So as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे Safe Accommodation Worker Housing for Manufacturing Growth Report की, क्वांटम सैटेलाइट की, नॉर्दर्न जाइंट हॉर्नेट, इंडिया रशिया रिलेशनशिप एंड थिरुसुरपुरम फेस्टिवल है एक. सो कुछ आर्टिकल्स प्रीलिम्स ये जैसे मेंस के दिन कर सकते हो, दिस ऑल्सो प्रीलिम्स प्लस मेंस दिस प्रीलिम्स, राइट. सो डिपेंड्स ऑन आर्टिकल टू आर्टिकल. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे you will get that picture clarity. Now do mark your attendance by liking this lecture. You can share these sessions with your friends also, those who are preparing for UPSC, SSC, state PCS, because this session is relevant for every exam you are preparing for. And Shriram's IAS is serving the nation since 1985, so you can trust the quality content also that is being shared with you. Now, without taking any time, let's simply start with the very first article. In a relief for organizers and fans of Kerala famed Thirusurpuram, Supreme Court effectively stayed the directions of the State High Court regarding the parading of elephants. तो basically news ये है कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और you can say hold लगाया है on Kerala High Court's orders that were regarding the restrictions about parading elephants in this festival. तो ये जो decision है, obviously it is a kind of a relief to the event organizers and the fans, those who might have been concerned about the limitations or the changes to use the elephant in this festival. तो we'll discuss this festival. इसमें कुछ terms आएंगी, sorry if I pronounce them wrong, in your local language, so in your language basically. So overall context बता देती हूँ. ये जो फेस्टिवल है इट इज़ अ ग्रैंड हिंदू टेम्पल फेस्टिवल जो कि हर साल केरला में थिरुसुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है. इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वाइब्रेंट टेम्पल फेस्टिवल्स है इन इंडिया, शोकेसिंग केरलाज रिच कल्चरल हेरिटेज. 18th सेंचुरी में, इसमें आपको इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता रही हूँ, इन द लेट 18th सेंचुरी बाय सकतन थम्पुरन, महाराजा रहे हैं कोचिन के, इंट्रोड्यूस दिस. एंड ओवरऑल इसका पर्पस जो रहा है, एम जो रहा है, दैट इज टू यूनिफाई द रीजनल टेम्पल सेलिब्रेशंस इनटू अ ग्रैंड इवेंट. ये जो सेलिब्रेशन होती है ये अप्रैल और मई में होती है, मलयालम कैलेंडर के बेसिस पे डिपेंड करता है. एंड जो मेन वेन्यू है वो है वडकुन्नथन टेम्पल जो कि थिरुसुर के अंदर है. दो मेन टेम्पल ग्रुप्स हैं, प्रेमेकु भागवती टेम्पल एंड थिरुवंबदी कृष्ण टेम्पल. ये दो मेन टेम्पल ग्रुप्स हैं जो फेस्टिविटीज को लीड करेंगे. बाकी रीजन के जो और भी छोटे टेम्पल्स हैं, स्मॉलर टेम्पल्स हैं, वो भी साथ में होंगे, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, एलिफेंट प्रोसेशन, जो एलिफेंट्स होते हैं दे कैरी दी डाइटी आइडल्स, एक पूरा एक ग्रैंड प्रोसेशन होता है उसके चलते. एंड एक मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पर. सो इसी इन्हीं एलिफेंट्स के चलते ही ये कॉन्टेक्स्ट न्यूज में था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाया है, राइट. सो ये जो यूनिक इवेंट है, यहाँ पर क्या होता है, कलरफुल अम्ब्रेलाज आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द एलिफेंट्स. ये आप पिक्चर्स में भी देखते होंगे, राइट. सो एक ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस जो होती है वो भी होती है. देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज, छेंदम, मडलम, इडका, थिमिला, कोम्बू, दे आर प्रेफर्ड, राइट. और म्यूजिक जो है वो दैट इज प्लेड इन अ वे दैट बिल्ड्स एक्साइटमेंट, दैट क्रिएट्स एन अमेजिंग रिदम ऑल्सो. सो ये जो फेस्टिवल है एक स्पेक्टैक्युलर फायरवर्क के साथ एंड होता है. इट्स वेरी फेमस फॉर बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव एंड ओवरऑल अगर आप लगाओ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ थिरुसुरपुरम. तो कॉम्बिनेशन है, एलिफेंट्स है, म्यूजिक है, फायरवर्क्स है, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है. मैंने कभी देखा नहीं है, जिन्होंने देखा हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा, पॉलिटी के सेशंस आर देयर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन. कोई डाउट आ रहा है, इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी, कॉन्टेक्ट दीज सेशंस. चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लेटफॉर्म को सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. Also there are other series going on, like these series are there, करंट अफेयर की ही सीरीज है. कोई सिंगल टॉपिक पे अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन रेफर दी सीरीज. साथ ही साथ प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स 2025 चल रहा है. ये
कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, आप इस पे कॉल कर लेना ताकि यू गेट द कंप्लीट डिटेलिंग. इट इज़ अ मास्टरी कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, बट यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स. आप रेफर कर लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर पे, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, जिसमें करंट अफेयर्स को लेके है और टेस्ट सीरीज है, 1-to-1 मेंटरशिप है, देयर आर अर्थमेटिक लेक्चर्स ऑल्सो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो बहुत ही डिटेल्ड है. CSAT की क्लासेस भी हैं, सो डू रेफर वंस. बात करते हैं हमारे दोस्त की, रशिया की, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की. दैट इज सेट टू बी द मोस्ट कंसेंशुअल बाइलेटरल एंगेजमेंट ऑफ द ईयर 2025. नया साल आने वाला है. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये साल अच्छा गया हो और अपकमिंग ईयर इससे भी अच्छा जाए. जो आप मेहनत कर रहे हैं वो वाकई रंग लाए, एंड 2025 बी द बेस्ट ईयर फॉर यू. सो इसी 2025 में इंडिया रशिया के रिलेशनशिप्स भी कुछ और ख़ास हो जाएंगे, कुछ बेस्ट हो जाए. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस. इंडिया और रशिया, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात करी थी, जो कि चेन्नई को कनेक्ट करता है इंडिया से. रशिया में है व्लादिवोस्टॉक, वहाँ तक. और मैंने पूरी डिटेलिंग बताई थी. ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है कैसे कोस्ट को कम करता है, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट कम होती है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन होंगे, राइट. सो इंडिया और रशिया की जो दोस्ती रही है दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जहाँ इंडिया रशिया पे काफ़ी चीज़ों के लिए रिलाई भी करता है. देयर पार्टनरशिप फोकसेस ऑन सर्टेन एरियाज लाइक energy trade, developing advanced technologies together. They have their shared strategic goals also, right. तो एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रशिया एक स्टैंड लेता है इंडिया के लिए, परमानेंट सीट के लिए भी. तो रशिया एक सपोर्टिव पार्टनर रहा है हमेशा से. चाहे डिफेंस की ही बात कर लीजिए, फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाईज ऑल्सो, राइट, इन एरियाज लाइक अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज वेपनरी. सो रशिया हैड प्लेड अ यूनिक रोल. एंड देखो, यूएस है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज भी हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग टू ईज देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद इंडिया. बट वो अभी तक दे हैवंट फुली मेट दैट इंडियाज नीड. जब एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, जब सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, दिस इज वेयर रशिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. सो ये जो पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर दीज टू कंट्रीज, वर्ल्ड के लिए भी इट इज हैविंग सेवरल इंपॉर्टेंट वेज. सी, जैसे एक तो मैंने आपको बताया, आज का टाइम जो है वो है मल्टीलेटरलिज्म का. Multilateralism. India, with a strong belief in cooperation, in fairness, it plays a very important role of bridge between Russia and the rest of the world. बहुत सी western countries हैं that have distanced themselves from Russia. अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ है उसके चलते भी. So Russia has been moving further away from the West too. India is playing this relationship of building a bridge. Right? It will connect Russia to the global system. It will prevent it from fully isolating. जब आप sanctions लगा देते हो, यूएस का क्या करता है, sanctions लगा देगा रशिया पे, और जब रशिया पे sanctions लगने लगी, आपको वहाँ से आपको रशियन ऑयल सस्ता पड़ने लगा, right? So there are number of reasons, but हाँ, overall we have maintained a balance with Russia Ukraine war also. और देखो क्या है ना, रशिया चाइना की दोस्ती अगर बढ़ जाती है ना, so वहाँ पर भी see, if Russia becomes dependent on China, it would be वेरी, एक लगा लीजिए एक डेंजरस इम्बैलेंस आ जाएगा इन द ग्लोबल पावर. सो यू नीड टू बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑल्सो. सो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है ना, इट विल मेक रशिया सर्व ओनली चाइनाज इंटरेस्ट, जो कि वर्ल्ड के लिए भी अच्छा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो इंडिया की जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ, वो एक ऑल्टरनेटिव है. और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये कोई एक भजन, संध्या, कीर्तन, सत्संग नहीं चल रहा है. जो बता रही हूँ वो साथ साथ अपने नोट्स में लिखें. जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि इंडिया एक्ट करता है एज अ ब्रिज, राइट. एंड व्हाट एल्स, चाइना का इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है. और सोचो आप, एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करना, एनर्जी मार्केट स्टेबलाइजेशन. सो इंडिया एंड रशिया ट्रेड इन फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल इन अ वे दैट फॉलोज ग्लोबल सैंक्शंस ऑल्सो, राइट. ये ट्रेड जो है, इट कीप्स एनर्जी प्राइसेस स्टेबल, प्रिडिक्टेबल.
और प्राइस स्टेबिलिटी विल बेनिफिट एवरीवन, वेस्टर्न कंट्रीज को भी, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन एक आपको एनर्जी सप्लाई। हर किसी को देखो ऑयल चाहिए, एक स्टडी एनर्जी सप्लाई हर किसी को चाहिए, राइट। व्हाट एल्स? आर्कटिक चले जाओ, आर्कटिक में अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन आर्कटिक, इट इज बिकमिंग अ वेरी क्रिटिकल रीजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। और अगर रशिया और चाइना डोमिनेट करेंगे साथ में इस चीज को, तो इकोलॉजिकली हार्म, ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब्ड। तो इंडिया का जो ग्रोइंग रोल है इन द आर्कटिक ऑल्सो, वर्किंग विद रशिया, यूरोप, नॉर्डिक कंट्रीज सॉरी, कि ये क्या दर्शा रहा है? इट इज इंश्योरिंग दैट रीजन इज मैनेज रिस्पॉन्सिबली, यू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यू कीप द ग्लोबल ट्रेड सिक्योर। इंडिया is a part of important international groupings, BRICS, G20, SCO, where many member nations have tensions with the West. और इंडिया का एक बैलेंस्ड अप्रोच यहां पर होना। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है? नॉन वेस्टर्न बट नॉट एंटी वेस्टर्न, दैट इज व्हाट इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट, डिप्लोमेसी। सो यहां पर ये एक एटीट्यूड ना, इट प्रिवेंट्स दीज ग्रुप्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज टूल्स टू अपोज द वेस्ट। इंडिया के इन्फ्लुएंस में यूएई, इजिप्ट, वियतनाम जैसी कंट्रीज जो कि फ्रेंडली है विद द वेस्ट, दे हैव जॉइंड ब्रिक्स एज अ मेंबर ऑफ पार्टनर्स। एक बैलेंस्ड ग्रुपिंग हो जाती है, कोऑपरेटिव ग्रुपिंग हो जाती है, एंड इंडिया हैज दिस एबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ टू वर्क विद द कंट्रीज। ठीक है, दैट वॉज द होल आर्टिकल। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन सेफ एकोमोडेशन, वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट एक्सप्लोर्स द क्रूशियल रोल ऑफ सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि सेफ एकोमोडेशन की बात कर रही है। सेफ एकोमोडेशन क्या है? जो वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा विद अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट हाउसिंग नियर देयर वर्क प्लेस, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री एरियाज, टू मेक लाइफ ईजियर फॉर द वर्कर्स, टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, राइट। सो यहां पर आप देखो टाइप ऑफ हाउसिंग, डॉर्मेट्री टाइप, राइट, एंड बेसिक एम्यूनिटीज हो, बिजली, पानी, प्रॉपर सैनिटेशन, फूड, लॉन्ड्री, एक्सेस टू डिस्पेंसरी, मेडिकल नीड्स के लिए, राइट। सो दैट इज व्हाट सेफ एकोमोडेशन इज। सेफ एकोमोडेशन बेसिकली के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू फैसिलिटेट लेबर मोबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो आपका हाउसिंग है दैट शुड बी क्लोज टू द वर्क प्लेस, इट हेल्प्स वर्कर्स सेव टाइम, सेव एनर्जी, बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर सप्लाई, ऐसा सिस्टम हो जहां पर प्राइवेट डेवलपर्स आर मोटिवेटेड टू बिल्ड अफोर्डेबल वर्कर हाउसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, ताकि आप रिटेन कर पाए स्किल्ड वर्कर्स को, राइट। इंडिया में अगर मैं आपके साथ जॉब रिक्वायरमेंट की बात करूं, सो एज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 23-24 इंडिया नीड्स टू ऐड 7.85 मिलियन जॉब्स हर साल अंटिल 2030, अगर आप ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना चाहते हैं तो। और अगर फॉर्मल हाउसिंग मिल जाएगी पास में नियर द वर्क प्लेस, इट विल मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट द वर्कर्स, टू रिटेन द वर्कर्स, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। दूसरा, विमेन एम्पावरमेंट। इन चाइना विमेन कॉन्ट्रीब्यूट्स 41% टू द जीडीपी, हाई लेबर पार्टिसिपेशन 61%, इंडिया के जस्ट डबल। सेफ एकोमोडेशन होगा तो विमेन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। और तीसरा, विमेन फिर ट्रांजिशन करेंगी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ऑल्सो। सेफ एकोमोडेशन, इट विल हेल्प टू शिफ्ट द सरप्लस वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट विल हेल्प सपोर्ट मेक इन इंडिया, राइट। विकसित भारत, to achieve Viksit Bharat, India needs to grow at 9.4% annual economic rate, create more jobs. So by 2033, around 20% of the workforce is expected to prefer affordable housing. And India needs about 25 million housing units for manufacturing workers. देखो,
सेफ एकोमोडेशन होगी ना, प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, इट रिड्यूसेस द कम्यूट टाइमिंग जो ट्रैवल के लिए लगते हैं, राइट, कॉस्ट सेविंग हो जाती है एम्प्लॉयर्स के लिए. बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंट्रीज के लिए देख रही हैं दैट प्रायोरिटाइज वर्कर वेलफेयर ऑल्सो, एफिशिएंसी ऑल्सो. सो सेफ एकोमोडेशन इस एंगल में बहुत हेल्प करता है, राइट. सो क्या कर सकते हैं, देखो ओवरऑल वर्कर एकोमोडेशन जो है ना, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउसिंग. मतलब वहां पर देयर शुड बी लोअर प्रॉपर्टी टैक्सेस, चीपर बिल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम सर्टेन सम ऑफ द टैक्सेस. अगर कोई वर्कर एकोमोडेशन में रहे तो फॉर 90 days और मोर, तो वहां पर एकोमोडेशन शुड क्वालिफाई फॉर दीज बेनिफिट्स. ऐसा कुछ कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज ऑल आर द थिंग्स. इस वैसे बहुत से वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं. सो कम अप विद योर आइडियाज ऑल्सो. Do let me know in the comment section what can be done, what can be proposed. That will help you in your answer writing. एक आंसर रोज का लिखा करो, रोज का. अगर नहीं लिख रहे हो ना तो प्रिपरेशन नहीं हो रही है, सही बता रही. एक आंसर रोज का, ठीक है. India aims to launch quantum satellite for quantum communications within 2 to 3 years. A very interesting article, GS paper 3 के लिए. Quantum satellite. What is quantum satellite? Quantum communication basically use करता है principles like quantum entanglement, quantum technology, जहां पर communication will be more secure. It is impossible to hack without being detected. Highly secure. And by launching such a satellite, अपने communication system को आप और enhance कर रहे हो. Sensitive information जो है they can be transmitted with high security, जैसे defense fields में, banking में, government services में. So this will play a very important role in developing future communication network that will be based on quantum cryptography. Quantum satellite is a communication satellite that uses quantum physics. जिससे you can protect against threats from quantum computing. You can have this unbreakable encryption, quantum cryptography. ठीक है. We have National Quantum Mission. GS paper 2 से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. ये जो मिशन है, it is a program that was launched by Department of Science and Technology that is designed to accelerate the use of quantum physics in developing advanced communication and sensing systems. Union Cabinet approved it in 2023. Budget रहा है 6,000 करोड़ का. That will be implemented from 2023 to 2031. Upcoming है और ज़्यादा important हो जाता है. वर्ल्ड की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी चाइना ने 2016 में. कोई नाम बता सकता है कमेंट सेक्शन में? Do let me know the name of China's quantum satellite. Overall, to sum it up, National Quantum Mission is a very big plan by India to use quantum physics. For what purpose? To improve the communication, sensing systems, making them secure, faster. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं with the last article of today's session. Department of Agriculture of United States said it has eradicated Northern Giant Hornet, nicknamed Murder Hornet. ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं. ये लार्जेस्ट हॉर्नेट है इन द वर्ल्ड. वेस्पा मेंड्रियाना इनका नाम है. 2 इंचेस लंबी हैं. ये आपको लोअर एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी. ज़्यादा लार्ज प्लेन्स और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे ये नहीं जाती हैं. एंड दे आर नेटिव टू टेम्परेट रीजन्स. उसमें भी चाइना, कोरिया, जापान और इंडिया है. यूपीएससी पूछेगी क्या ये इन्वेजिव स्पीशीज है? हाँ जी. इन्वेजिव मतलब जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो होता है ना, कब जाएगा, खतरा बन जाता है कभी कभी. तो वही ये भी एक खतरा है. जब ये आती हैं तो बाकी जो नेटिव हैं उनको बहुत डर लगता है. मर्डर हॉर्नेट भी इनका नाम है क्योंकि इट कैन किल एन एंटायर बिहाइव ऑफ हनी बीज. 90 मिनट्स के अंदर पूरी दे कैन किल. They defend the hive as their own, taking the brood to feed their own young. आप समझ रहे हो? Basically, after killing the honey bees, the hornets take the baby bees, you can say, bee larva, to feed their own young hornets. And these hornets can sting multiple times, and their sting is so much more painful and dangerous than any honeybee sting. ये अब पता चली गया. दे फीड ऑन इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स, ड्रैगन फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज. पावरफुल, हार्मफुल.
They attack on honeybees, and honeybees are very vital for pollination among plants. Without honeybees, plants would struggle to reproduce. Negative impact पड़ता है environment पे, agriculture पे. So it is a very dangerous and invasive species. Ecological impact भी होता है. ये था आपका आज का complete lecture. I hope things are clear to you. Still any doubt, you can ask me in the comment section. I hope you are revising whatever we are doing. ठीक है, नहीं कर रहे हो तो please do. कोई doubt आता है, you can ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.